गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास नौटियाल। आज के टॉपिक में हम भारत विभाजन के उपरांत क्या क्या चुनौतियां एक नए भारत के लिए आई, स्वतंत्र भारत के लिए क्या चुनौतियां आई, क्या त्रासदियां सामने आई और ऐसी चुनौतियों का, ऐसी समस्याओं का किस तरह से नई भारत सरकार ने या और भारतीयों ने किस तरह से उनका समाधान किया, इस पर हम लोग आज विचार करेंगे, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। भारत विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको हम इसके लिए पिछले लेक्चर में हमने बात की थी और इसी के अंतर्गत जब हम पहले भी हमने चर्चा की थी कि विभाजन तो लीग बहुत पहले से चाहती थी। तो 1909 में देख सकते हैं, रहमत अली के प्लान में देख सकते हैं, अलीगढ़ योजना के अंतर्गत देख सकते हैं, अलीगढ़ योजना के बाद जेटलैंड प्लान, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और उसके उपरांत बात आती है पाकिस्तान प्रस्ताव। और इस तरह से विभाजन हो गया। एक माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन के प्लान के आधार पर दो देश, भारत और पाकिस्तान, दो डोमिनियन बन गए। दोनों देशों के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई। ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के सामने नहीं आई। पाकिस्तान के संसाधन तो तुलनात्मक रूप से और कम थे, उनके सामने तो चुनौतियां और भी आई ज़्यादा, लेकिन हमको यहाँ पर भारत की चुनौतियों पर चर्चा करनी है। तो एक एक करके हम चुनौतियों की बात करते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली जो चुनौती आई वो है बंटवारे को लेकर के सीमा संबंधी विवाद। सीमा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या होगी, सीमा रेखा कैसे निर्धारित की जाए, क्योंकि लीग और चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे हम सिखों की बात करें, उन सबका ये कहना था कि ये पार्ट हमारे पास रहे, ये पार्ट हमारे पास रहे। विशेष रूप से चाहे हम ननकाना साहब की बात करें, अमृतसर की बात करें, गुरदासपुर की बात करें। इसलिए एक सीमा आयोग बनाया गया। एक सीमा आयोग बनाया गया, रेडक्लिफ 2+1+1, ये उनके साथ मेंबर्स थे। बाद में इन मेंबर्स को भी हटा दिया गया। तो ये रह गया एक सदस्यीय सीमा आयोग, और इसने बहुत जल्दबाजी में 3 महीने से कम के समय में इसने भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के बीच में उसने सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। ये सीमा रेखा कई मामलों में अव्यवहारिक रही। अव्यवहारिक होने के कारण से इसको लेकर के बहुत सारे वाद विवाद, बहुत सारी चर्चा होती रही और इसको बहुत जगह चुनौती भी दी जाती रही। दूसरा बिंदु आया कि एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि दंगे होना, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होना। जब दंगे हुए, हिंसा, दंगे, तो इसमें हमारे पास कोई बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन अलग अलग स्रोत अलग अलग बात करते हैं। तो 7 लाख से अधिक लोग मरे या गायब हुए या कुछ और तरह से। अब इतने बड़ी संख्या में लोगों का हताहत हो जाना, और वो भी उन बिंदुओं के कारण से जो बिंदु अपने आप में मानव निर्मित हैं। तो ये दंगे, और इतने दंगे हुए। और एक बात और थी, हालांकि जो 1947 का अधिनियम था, डिकी बर्ड्स प्लान था, या फिर हम कहें कि माउंटबेटन प्लान था, उसमें धर्म को आधार नहीं बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि हिंदू इधर रहेंगे और मुसलमान सारे उधर जाएंगे, ये बात कहीं नहीं थी। बल्कि ये बात थी कि जो जहां जाना चाहता है, जहां रहना चाहता है, वो रह सकता है। धर्म का आधार नहीं बनाया गया। हाँ, पाकिस्तान ने अपना आधार खुद का धर्म का लिया, और इस आधार पर भी लिया कि जिन्ना के नाम का खुतबा पढ़ा गया जामा मस्जिद में, क्योंकि उसको इस्लामिक राष्ट्र के रूप में रखा गया और भारत को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में रखा गया।
तो दंगे बड़े पैमाने पर हुए और दो जगह भीषण दंगे हुए हैं, पंजाब और बंगाल। जनधन की भारी हानि, इसलिए इस कारण से इस समस्या ने जन्म दिया शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज। बड़ी संख्या में भारत की तरफ सिख, हिंदू, सिंधी, हालांकि हिंदू और पंजाबी एक ही है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डिफर इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ हिंदू क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से भी आया इसलिए यहाँ पे ये शब्द लिखा गया है। इनका मूवमेंट, हालांकि ये दो तरफा मूवमेंट था, दोनों तरफ से लोग गए। आज जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उस पीरियड में इसके रेफरेंस में जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी हैं, वो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ट्रेन भरकर जाती थी, लेकिन जिस डेस्टिनेशन में पहुंचती थी, जिस जगह पर उसको जाना होता था, वहां पहुंचकर उसमें लाशें होती थी। ट्रेन जब चलती थी तो जो ड्राइवर होता था, जो गार्ड होता था, वो बड़ी दहशत में उस ट्रेन में अपनी सर्विसेज देता था, क्योंकि अगर ट्रेन पंजाब से मूव करके लाहौर के लिए जा रही है तो बीच में जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वायलेंस करते थे, वो कत्लेआम मचाते थे। अगर ट्रेन पाकिस्तान की तरफ से आ रही है तो हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम होता था। इसकी बहुत सी स्टोरीज, बहुत से जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी सामने आते हैं और रिपोर्ट्स भी इस बात को कह रही हैं। इसलिए हुआ यूं कि सरकारों ने ये निश्चित किया, दो चीजें निश्चित की। एक तो ये कि एक संयुक्त फोर्स बनाई जाए, भारत पाकिस्तान की संयुक्त फोर्स बनाई जाए, और ये संयुक्त फोर्स काम करे शरणार्थियों के दो तरफे आने जाने को। और इस संयुक्त फोर्स का नाम दिया गया जॉइंट मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट मिलिट्री इवैक्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, इस फोर्स का नाम दिया गया। हालांकि ये फोर्स बहुत सफल नहीं रहा। इसका मतलब ये था कि जब इंडिया की तरफ से जो फोर्स है वो मुस्लिम्स को संरक्षण देगा, और जब पाकिस्तान की तरफ से हिंदू आ रहे हैं तो वहां पर उनकी फोर्स देगी। लेकिन ये चीज बहुत व्यवहारिक नहीं हो पाई। और अक्सर कहते हैं कि पंडित नेहरू ने जब इसका हवाई सर्वेक्षण किया तो हवाई सर्वेक्षण के दौरान भी उन्हें इस तरह की समस्याएं होती हुई दिखाई देती थी। इससे कई बार ये होता था कि बड़े लंबे लंबे लश्कर, 5 से 10 मील तक के लश्कर चलते हुए बैलगाड़ियों में चल रहे हैं, घोड़ा गाड़ियों में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। महिलाओं ने छोटे बच्चों को हाथ गोद में लिया हुआ है, जवानों ने बुजुर्गों को कंधे में बिठाया हुआ है। ये सीन हमें विभत्स रूप में, भयावह रूप में इस पीरियड में शरणार्थियों के दिखाई देते हैं। वैसे दुनिया में शरणार्थी जहाँ भी होते हैं वो अपने आप में एक दुखद पीड़ा होती है, लेकिन यहाँ जिस तरह से शरणार्थी की समस्या आई वो अपने आप में त्रासदीपूर्ण रहा। तो ये फोर्स अपने आप में बहुत सक्सेसफुल नहीं रही। इस वक्त जब ये दंगे हो रहे थे, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू तो थे ही। गवर्नर जनरल माउंटबेटन को 16 तारीख को बनाया गया, और 15-16 तारीख को दंगों के भीषण दौर में महात्मा गांधी बंगाल में थे। उस समय जो शख्स सबसे ज़्यादा परेशान है, दुखी है, व्यथित है, वो महात्मा गांधी है। अक्सर वो टीवी जो इंटरव्यू देने वालों को मना कर देते थे। बीबीसी ने कई बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। कोई तो मैसेज दीजिए। तो मैसेज ये आता था कि मैं बहुत ही व्यथित हूं। और वो बंगाल में अकेले जाते हैं, और इधर माउंटबेटन क्योंकि वर्ल्ड वॉर का हीरो है, उनको लगता है कि मैं तो अपनी सेना की सहायता से रोक दूंगा दंगों को। मेरे पास 1 लाख से ज्यादा लोग थे, मैं पंजाब में दंगों को नहीं रोक पाया। और ही वॉज ए सिंगल मैन, वो 1 मैन आर्मी है, वो अकेला था, उसने दंगों को रोक लिया। इसलिए महात्मा गांधी
की इज्जत उसकी नज़र में और भी बढ़ गई। तो इस तरह से यहाँ पर इस पीरियड में जो ये शरणार्थियों की समस्या है वो अपने आप में बहुत ही जटिल थी। अब जब इतनी शरणार्थियों की समस्या आ गई, दोनों जगह आ रहे हैं, तो जो मैंने आपको कम्युनिटीज़ बताई हैं, एक रिहैबिलिटेशन पुनर्वास विभाग बनाया गया। एक पुनर्वास विभाग बनाया गया। पंडित नेहरू और पटेल इस बात की विशेष देखरेख कर रहे थे कि एक तो सब जगह जब कैंप बनाए गए तो दवा, खाना एवं अन्य जरूरतें, खाने के पैकेट्स देना, कपड़े देना, ये सब काम उन्होंने शुरू में करवाए। उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट था उसने खेती यानी जमीनें भी दी। जमीनें अलॉट की गई, पंजाब में की गई, यूपी के तराई के एरिया में की गई, और ज़मीन दे करके खास करके जो सिख कम्युनिटी में जट किसान थे उनको खेती की ज़मीनें दी गई या खाली ज़मीनें दी गई। लेकिन ज़्यादातर जो लोग आए थे, सिख, सिंधी, ये लोग जो आए थे, ये समाज के लोअर मिडिल क्लास से थे और वहाँ पर इनके अपने छोटे मोटे धंधे हुआ करते थे। ये लोग यहाँ आए तो ये बिल्कुल ही खाली थे, क्योंकि सोना तो सारा चला गया, इनके पास जो भी संपत्ति थी सब कुछ लूटा जा चुका था। इसलिए इनके रिहैबिलिटेशन के लिए जगह जगह, चाहे हम अंबाला की बात करें, अमृतसर की बात करें, दिल्ली की बात करें, अजमेर की बात करें, लखनऊ, भोपाल, जितने भी इंडिया के जो बड़े शहर थे उन जगहों पर इनका जाना हुआ, खास करके पंजाब के शहरों में, दिल्ली में खास करके। तो ये जो पुनर्वास विभाग है ये लंबे समय तक इनके पुनर्वास के लिए काम करता रहा। और इसी पुनर्वास की प्रक्रिया में एक बात और आई शरणार्थियों के संदर्भ में। दंगों के दौरान एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये आती थी कि जान और माल तो नुकसान होता ही था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और इस दुर्व्यवहार में अपहरण जैसी घटनाएं भी हुई। उधर जाती महिलाओं का अपहरण या उधर से इधर आती महिलाओं का अपहरण। इस कारण से पंडित नेहरू और लियाकत अली साहब के बीच में एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। दिल्ली पैक्ट में एक कम्युनल हार्मनी बनाने की बात की गई थी। वो हार्मनी इस तरह से भी थी कि आप अपने यहाँ माइनॉरिटीज़ को आप थोड़ा हेल्प करेंगे या उनको आप प्रॉपर पोजीशन देंगे और हम अपने यहाँ करेंगे। इसके अलावा एक बात और आई थी कि जिन महिलाओं का अपहरण किया गया है या जो महिलाएं उधर रह गई या उधर की इधर रह गई, उनका आपस में जो एक्सचेंज है वो हो सके। तो ये हालांकि एक सीमा तक तो ये ठीक रहा भी, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि घाव को भरना बड़ा मुश्किल काम था। तो दिल्ली पैक्ट अपने आप में एक अच्छा तरीका था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब एक और बिंदु पर बात करते हैं, नौकरशाही। या पुलिस। नौकरशाही और पुलिस का संकट। दरअसल आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में 1942 के बाद पोस्ट की कमी होने लगी थी, पोस्ट कम होने लगी थी। और 44-45 के बाद एक तरफ तो उनकी संख्या कम हो रही है, दूसरी तरफ 44 रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गया था, 44 का लास्ट बैच आया था। और दूसरी बात यह हुई कि इन लोगों में ये लगने लगा कि अब भारत और पाकिस्तान, भारत को आजाद करना पड़ेगा। इसलिए ऑफिसर्स को, आईसीएस ऑफिसर्स को ऑप्शंस फॉर्म दिए गए, ऑप्शंस फॉर्म दिए गए और ये कहा गया कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इंग्लैंड जाना चाहते हैं। तो नेचुरली क्या होगा कि
अधिकांश जो अंग्रेज हैं वो तो इंग्लैंड ही चले जाएंगे। ज्यादातर मुस्लिम्स वो पाकिस्तान चले गए। ऐसा नहीं कि कुछ अंग्रेज यहां रुके नहीं, यहां रुकने वाले लोग भी थे, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। मुस्लिम्स भी भारत में रुके क्योंकि भारत में मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन इसके कारण से संकट जो पैदा हुआ वो था नौकरशाही का, सिविल सेवा का संकट। आप जानते हैं, पहली बात हम कर चुके हैं कि सिविल सेवा को स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश राज या स्टील फ्रेम ऑफ राज कहा जाता था। स्वयं अंग्रेज तो कहा ही करते थे, स्वयं पटेल भी इस बात को कहते थे, ये स्टील फ्रेम है राज का, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे गवर्नेंस का। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, आईसीएस तो होने ही चाहिए। तो इसलिए पीसीएस ऑफिसर्स जो होते थे, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे, उनको तुरंत प्रमोट किया गया और आईसीएस बनाया गया। इसी तरह से पुलिस में भी आया, वहां भी सेम यही चीज हुई। इंग्लैंड चले गए, आईपी, जैसे यहां आजकल हम आईपीएस बोलते हैं, पहले उस समय आईपी बोला करते थे। तो ये लोग कहां चले गए, इंग्लैंड चले गए, या मुस्लिम्स लोग पाकिस्तान चले गए। तो यहां भी समस्या आई, तो फिर यहां भी यही किया गया। जो पीपीएस थे अब आईपीएस कहा जाने लगा था। जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के लोग थे, उन लोगों को प्रमोट करके तुरंत प्रमोशन दिया गया और आईपीएस कैडर दे दिया गया, प्रमोट किया गया, आईसीएस कैडर दे दिया गया। तो नौकरशाही और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो संकट था, उसको एक तरह से यूं कहें कि उसको सुलझाया गया मामले को। अब एक सबसे बड़ी बात यह थी, भारत, नया भारत बनाना। ये बिखरा हुआ भारत था, 560 से ज्यादा रियासतें, एक बिखरा हुआ भारत, और इस बिखरे हुए भारत को एक करना था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के दो भाग थे, एक को हम ब्रिटिश इंडिया कहा करते थे और एक को हम इंडियन स्टेट्स कहा करते थे। तो ये जो इंडियन स्टेट्स थे, वो कंसेप्ट ऑफ, यूं कहें कि सर्वोच्च सत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत, पैरामाउंसी के अंतर्गत वो ब्रिटिश एम्पायर से जुड़े हुए थे। तो जब ये स्थिति आई, तो अंग्रेजों की तरफ से तो ये बात बनी कि आपको सर्वोच्च सत्ता वापस की जाती है, आप स्वतंत्र हैं। इसी कारण से पाकिस्तान के साथ कौन कौन मिलना चाहता है, आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। भारत के साथ कौन मिलना चाहता है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो जूनागढ़ पाकिस्तान से मिलना चाहता था, हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाहता था या इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। कश्मीर, जहां की जो जनसंख्या थी वो ज्यादातर मुस्लिम की थी और वहां हिंदू। ये शुरुआत इसकी ट्रीटी ऑफ लाहौर और सिखों के समय में हुई थी, जब अंग्रेजों और सिखों के बीच में वॉर हुए, तो उसमें ट्रीटीज का प्रोविजन में ये शब्द डाला गया था। तो अब इन रियासतों को भारत में, भारत संघ में कैसे लाया जाए, यानी एकीकरण, रियासतों का एकीकरण या विलयीकरण। तो इसमें सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाया गया, रियासती विभाग। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट बनाया गया, रियासती विभाग। और जैसा कि हमको मालूम है कि पटेल एचएम थे और वीपी मेनन, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं, सेक्रेटरी थे। ये बहुत ही एक योग्य अधिकारी थे और ये भी बात सामने आई है कि ये उसके बाद सेवा में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन पटेल के कहने से, पटेल के मोटिवेशन से उन्होंने ये बोला कि तुम अब वो काम करने जा रहे हो जो काम अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास में लैंडमार्क होगा। और वो बात बिल्कुल सही है, ये काम अपने आप में लैंडमार्क बन गया
और वीपी मेनन जिन्होंने द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है ये कैसे रियासतों का एकीकरण हुआ। और इसमें दो तीन चीजें रखी गई। एक तो एकीकरण की प्रक्रिया, इस रियासती विभाग के अंतर्गत एकीकरण की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया होगी कि जो आसपास के राज्य हैं वो आपस में संघ बनाएंगे और संघ बना करके भी फिर भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं कि उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में 3 रियासतें मिलकर उत्तर प्रदेश में मर्ज हो गई। बनारस, रामपुर, टिहरी गढ़वाल। राजस्थान यानी राजपूताना, ये तो प्योरली इंडियन स्टेट्स का ही हुआ करता था, ये ब्रिटिश राज्य तो था नहीं। इसलिए यहां 7 चरणों में एकीकरण की प्रक्रिया हुई और बाद में एक अलग से राजस्थान एक नया स्टेट के रूप में डेवलप हुआ। जहां जहां छोटे छोटे राज्य थे, मैसूर अपने आप में एक हिंदू स्टेट हुआ करता था, त्रावणकोर, इस तरह से हमारे पास जो छोटे बड़े स्टेट्स हुआ करते थे। और इनमें जो 3 स्टेट्स हैं उनकी समस्या सबसे ज्यादा गंभीर थी। एक जूनागढ़, दूसरा कश्मीर, तीसरा हैदराबाद। जूनागढ़ के केस में वहां का नवाब मुस्लिम था, जनता हिंदू थी। ये पटेल की टैक्टिक्स, उनके टैक्टिकल पॉइंट के कारण से जूनागढ़ भारत में रह गया और वहां का नवाब पलायन कर गया। जब बात हैदराबाद की आती है तो हैदराबाद का निजाम की ने स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अंग्रेजों के साथ इनके दोस्ताना या मित्रतापूर्ण संबंध थे, इसलिए हैदराबाद का अपना एक अलग स्टेटस था। ये या तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या अलग से उस्मानिस्तान बनाना चाहते थे, बिल्कुल पक्ष में नहीं थे हिंदुस्तान के। यहां पर किसान आंदोलन हो रहे थे, पीजेंट मूवमेंट हो रहे थे, यहां आर्य समाज की भी भूमिका रही और इस वक्त यहां एक तरह की एनार्की हो गई थी। और रजाकार एक तरह के यूं कहें कि मिलिशिया हुआ करते थे और निजी सेनाएं, और इन लोगों ने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कर दी थी। भारत अगर वहां सेना भेजता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा, इसलिए टर्म इस्तेमाल किया गया हैदराबाद पुलिस एक्शन, और इसके बेसिस पर हैदराबाद का विलय करवा लिया गया। कश्मीर अपने आप में विवादित बिंदु इसलिए रहा क्योंकि इसके जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो साइनिंग थी या इसके जो प्रोविजंस थे उनको लेकर के यूं कहें कि कुछ लचीलापन रहा। कश्मीर को हम सेपरेटली लेंगे कश्मीर के इतिहास को, और उस इतिहास को तब से लेकर के आज तक लेंगे, उसको सेपरेटली टेकअप करेंगे। इस तरह से ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उनको सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा गया। इस कारण से उन्होंने इतनी भारत की असंख्य रियासतों को, 500 से अधिक रियासतों को भारत संघ में मिलाया और इस भारत को यूनिफाइड किया। पूरे भारत के इतिहास में सबसे पहले यूनिफाई करने वाला जो व्यक्ति है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। आधुनिक काल में जिस व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो पटेल थे। तो इस तरह से इस समस्या का भी हल होता है और ये देश एक हो जाता है। उसके बाद एक बात आती थी नया भारत बनाने के लिए, संविधान। अभी तक हमारे पास संविधान नहीं था। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो इस कैबिनेट मिशन ने पहली बार एक्सेप्ट किया
कि भारतीयों के द्वारा स्वयं के लिए संविधान बनाया जा सकेगा और इसके लिए एक संविधान सभा गठित की जाएगी। निर्वाचित सदस्यों की एक संविधान सभा बनाई जाएगी और इसमें प्रिंसली स्टेट्स के लोग भी सम्मिलित होंगे। तो ये संविधान बनाया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से इस संविधान बनाने के प्रोसेस में ये भारत के पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ब्रिटिश परंपराएं और ब्रिटिश अधिनियम मौजूद थे। 1935 का अधिनियम इसका मुख्य आधार बना और इसके आधार पर अन्य देशों के संविधानों का भी अध्ययन किया गया। इसीलिए लंबा टाइम लगा और हर आर्टिकल पर लंबे समय तक डिस्कशन हुआ। अलग अलग तरह की कमेटीज बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटीज अलग बनी, विविध प्रकार की कमेटीज बनाई गई विविध फील्ड्स की, और उसको मिलाकर के हमने आज का संविधान बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्योंकि मेन उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर, और इस कारण से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो, तो कह दिया जाता है कि उन्होंने संविधान का निर्माण किया। हालांकि संविधान बनाने में बहुत से लोगों की भूमिका रही और उन महिलाओं की भूमिका जो कि 15 से ज़्यादा नहीं थी, 15 से कम संख्या में महिलाएं थी, महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम रहा। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे कि संविधान बनने के बाद अब नया भारत, जो आर्थिक समस्याएं आ रही थी, वो कैसे बनाएं। एक कमजोर भारत नव राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, तो ये आर्थिक रूप से इसको मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि कमजोर इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शोषण के अंतर्गत इसको बहुत कमजोर बना दिया, इतना एक्सप्लॉयटेशन किया गया। इसलिए अब इसका आर्थिक विकास कैसे किया जाए, इसकी ग्रोथ रेट कैसे की जाए, इसलिए पंडित नेहरू ने आर्थिक नियोजन पर बल दिया। समाजवादी पैटर्न को ये लोग फॉलो कर रहे थे और एक बात ये आती थी कि दो विश्व युद्धों के बीच में सोवियत संघ ने क्योंकि नियोजन का, आर्थिक नियोजन का सिद्धांत अपनाया था जिसमें सोशलिज्म का कंसेप्ट था, और इस कारण से ये बहुत अट्रैक्टिव था, उनके यहाँ विकास के आंकड़े बहुत आकर्षित करते थे। इसलिए अंततः कहा गया कि ठीक है, वही पैटर्न हम लोग भी लेंगे और पंचवर्षीय योजनाओं का एक कंसेप्ट लिया गया, योजना आयोग बनाया गया, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई और इसके द्वारा आर्थिक विकास पर बल दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत से नदी जल संबंधी विवाद थे। नदियां हमारे बीच में थी, नदी के पानी को लेकर विवाद, इसलिए इस संदर्भ में समझौते करने पड़े। दोनों देशों के बीच में समझौते हुए। इस प्रकार से आज़ादी के बाद जब हमारा विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ, तो हमारे सामने बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं को निपटाने के लिए जो सरकार है, सरकार ने नए तरह से इनोवेशंस किए और इनोवेशंस के माध्यम से इन समस्याओं का हल किया गया। अब थोड़ा सा हम इन प्रश्नों पर एक विचार करें जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। जरा प्रश्नों की चर्चा कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आज़ादी के बाद क्योंकि ये असर्शन रीजन टाइप का प्रश्न है, जरा प्रश्न देखिएगा। कथन है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। सही है या गलत है? सही है, निश्चित रूप से ए सही है। आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी सही है। ये दोनों बातें मैं कर चुका हूं, लेकिन ए की व्याख्या आर के माध्यम से नहीं हो रही है, तो इसमें बी आंसर इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, ज्यादा इसमें बी आंसर सही होने के चांस हैं। एक प्रश्न दूसरा देख लें, कथन कारण का ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया? हाँ, बिल्कुल किया। कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो क्या सही है? दूसरा सही नहीं है, पहला सही है। इसमें से आप देख सकते हैं ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, यानी सी आंसर इज करेक्ट। इस तरह से हमारे पास प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों की चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।